पार्ट 1 मैंने बना दिया हूँ पारिस्थितिकी का। इससे संबंधित जितना भी वीडियो मैंने बनाया हो वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला 51 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, वसुंधरा शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ? वसुंधरा शिखर सम्मेलन हुआ था आपका ब्राजील में। ओके, वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। और रियो डी जेनेरियो कहाँ हुआ था? ब्राजील में ही हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक किस जातियों से संबंधित है? रेड डाटा बुक जो है आपका किस जाति से संबंधित है? तो संकटपन जो जाति होती है उससे संबंधित है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? संकटापन, यानी संकट में आया हुआ जिस पर है उसी को रखा जाता है संकटापन। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन जैव विविधता के लिए खतरा है? जैव विविधता यानी ऑर्गेनिक मिसलेनियस के लिए खतरा है। तो पहला है इसका आंसर ये प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, ये क्या कर देंगे? जैव विविधता के लिए खतरा माना गया है। जो प्राकृतिक आवास होती है और वनस्पति होती है उसका विनाश और झूम खेती ये विविधता के लिए खतरा है। ओके, नेक्स्ट है आपका, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? कौन प्रमुख पारिस्थितिकी असंतुलन में मेन भूमिका निभाता है? तो मरुस्थलीकरण या बाढ़ एवं अकाल। तो इसका होगा 54 का ए। वन उन्मूलन करेंगे ना, वन का, ये असंतुलित कर देगा इकोसिस्टम को, यानी इकोलॉजिकल सिस्टम को क्या कर देगा? असंतुलन कर देगा। कौन? वन उन्मूलन यानी वन का कटाव। ओके, नेक्स्ट है, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है किस में? तो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है किस पर? उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। ओके, माउंट ताल एक माउंट ताल भी है, पता होगा आपको, ये किस जगह पड़ती है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब ताल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए स्थिरता निर्भर करती है किस पर? उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। नेक्स्ट है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है कौन? तो मानव गतिविधियां है। क्या है? मानव गतिविधियां। प्रकृति संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन सी है? मानव गतिविधियां है। इनमें से कौन वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को माना जाता है। ओके, वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को माना जाता है। नेक्स्ट है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन है? तो फाइकोसाइनिन जो है यह वर्णक है। ओके, जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से बचाता है। ओके, फाइकोसाइनिन जो होती है यह पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। किसको? तो पेड़ को। ओके, पेड़ को क्या करेगी? बचाएगी। किससे? तो अल्ट्रावायलेट रे से। ये है क्या? एक वर्णक है। ठीक है, फाइकोसाइनिन जो एक वर्णक है, किसमें पाई जाती है? प्लांट में, जो अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है प्लांट को। ओके, क्लोरोफिल भी पाई जाती है प्लांट में जिससे पत्ती हरा होती है। ओके, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता आपको पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ओके, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। ओके,
सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए। ठीक है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो गैंडा के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। फिर से समझिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण यानी एलिमेंट का साइकिलिंग होता है। ठीक है, तो एलिमेंट का साइकिलिंग किसके जरिए होगा? तो बायो भू रासायनिक अभिक्रिया के चक्र के द्वारा होगा। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मेन था वन कटाई के संबंधित। और कौन रुकवाया था इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो होते हैं क्या? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, उसे इको मार्क मिलता है। इको मार्क को ये किससे याद रखिएगा? इकोलॉजी किससे संबंधित होती है? पर्यावरण से संबंधित ही होती है। ठीक है, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित में से क्या प्रभावित हुए हैं सिवाय किसके? ऑक्सीजन निषेचन के प्रभाव के। ऑक्सीजन निषेचन के प्रभाव के क्या हुआ? ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बहुलता के कारण क्या क्या हुए हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का निषेचन प्रभाव है, बढ़ते हुए ग्रीन हाउस गैस का बहुलता, भूमंडलीय गर्मी तो हो गए, और समताप में ओजोन की परत व अपक्षय होने लगता है ग्रीन हाउस गैस में। ओके, नेक्स्ट है आपका, ओजोन इतनी सांद्रता यानी संकेंद्रण पर गंभीर फुसफुसीय शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। क्या कहते हैं? 9 ppm का जो होगा ये गंभीर फुसफुसीय शोफ उत्पन्न करेगा। 9 ppm का जो शोफ होगा ये गंभीर फुसफुसीय शोफ उत्पन्न होगा। फिर सुनिएगा, ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुसफुसीय शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो ओजोन 9 ppm का पार्टिकल अगर पाएगा तो ये क्या प्रभाव छोड़ेगा? फुसफुसीय शोफ छोड़ेगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक बढ़ने वाला जल पादप होगा जल हायासिंथ। जल हायासिंथ जो हो गया ये विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। ओके, जल हायासिंथ कहलाता है। नेक्स्ट है, 2008 से 12 के बीच ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता को कहते हैं क्या? क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस को घटाने के लिए। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था 1997 में। ओके, और पहला हुआ था बैठक 1995 में, गठित 1994 में हुआ UNFCCC के द्वारा। नेक्स्ट है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते तो पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसके कारण? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। नेक्स्ट है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को हम कहते हैं क्या? स्वस्थानी कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वस्थानी। फिर से सुनिएगा, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है, क्या किया जाता है? संचारित किया जाता है। पादप विविधता को प्रकृति के आवास में ही रख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्वस्थानी। निश्चित है कि उसकी स्थिति पर रखिएगा तो स्वस्थानी का यानी स्वयं का स्थान कहा जाता है। अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव कहाँ होता है? तो मृदा अपरदन में होता है। अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव होगा कहाँ? मृदा अपरदन में होगा।
नेक्स्ट, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं क्या? जीव होते हैं उत्पादक। क्या होते हैं? उत्पादक। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव क्या होंगे? उत्पादक। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है कौन? तो कौन है? नीरी जो है ये आपका पर्यावरण संबंधित संस्था है। नेक्स्ट है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पड़ता है? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अगर वैश्विक टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितना ही मैंग्रोव है वो डूब जाएंगे समुद्र के अंदर, पानी के अंदर। नेक्स्ट है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। धारणीय विकास से भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा माना जाता है जल विद्युत। ओके, जल विद्युत माना जाता है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से। विद्युत का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। संवेदनशीलता का विषय है क्या? प्राकृतिक संसाधन। ओके, प्राकृतिक संसाधन, ये धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो प्राकृतिक संसाधन है। दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांतीय क्षेत्र कहलाता है क्या? इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतीय क्षेत्र कहलाता है क्या? इकोटोन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाते हैं? क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी ये पदछाप कहते हैं। फिर से समझिएगा, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम भूमि को कहते हैं क्या? पारिस्थितिकीय पदछाप। यानी पदछाप का आप क्या करिएगा इससे, या समझिएगा कि उसको भाई रहना है। ठीक है, भूमि चाहिए ना, तो भूमि को पदछाप चाहिए। पद मने पैर, तो जहाँ पर रहना है यानी रहने के लिए भूमि चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावशाली कारक है आपका सागरीय जल के सामान्य टेम्परेचर में वृद्धि। सागरीय जल के सामान्य टेम्परेचर में वृद्धि है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि होने लगेगी। ओके, निम्नलिखित पदार्थों में कौन ओजोन रिक्ति कारक है? ओजोन रिक्ति कारक है आपका, इसमें से देखिए क्लोरोफ्लोरो तो कार्बन रहने करेगा। ओके, फिर हैलोजन ग्रुप्स भी रहेगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी रहेगा। ओजोन को ये क्या करता है? तोड़ता है, यानी रिक्ति कारक कर देता है, खाली कर देता है, तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है। CFC तो रहेगा। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी रहेगा, हैलोजन ग्रुप्स भी रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारत के निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशीलता माने जाते हैं? तो कौन उत्तेजनशीलता माने जाते हैं? एक पश्चिमी घाट है, ओके, एक पूर्वी घाट है। ओके, कौन कौन? 1 और 3, सॉरी, पूर्वी हिमालय। पहला है पूर्वी हिमालय और तीसरा है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट नहीं बल्कि पूर्वी हिमालय होगा, पूर्वी हिमालय। जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशीलता माना जाता है कौन? पूर्वी हिमालय या पश्चिमी घाट।
पूर्वी घाट मैंने मार दिया था, फिर समझिए पूर्वी घाट नहीं, पूर्वी हिमालय होगा, पश्चिमी घाट होगा। तो आंसर ये वाला होगा आपका 1-3। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो पहला, पोषक पुनरावृत्ति एवं चक्रण करती है। फिर से सुनिएगा, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी नमी वाला जो भूमि होती है, ठीक है, किस हेतु उपयोगी है? तो पहला ये क्या करती है, पोषक पुनरावृत्ति का एवं चक्रण हेतु जरूरी है। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु। दूसरा है, पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करना। फिर से सुनिएगा, बी ऑप्शन, पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से, किसके द्वारा? अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं का अवमुक्त करती है। ओके, नेक्स्ट है, तलछट रोककर नदियां का जो गाद होता है वो कम करती है। आर्द्र भूमि गाद, जो नदी के बीच में जमा होता है उसे गाद कहते हैं। कौन सा सही नहीं मिला हुआ ये बताना है। जो सही नहीं मिला हुआ है आपका, देखिए जो पहले सही मिला वो बताते हैं। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में है। गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में है। ओके, गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ है? देहरादून में। ओके, देहरादून में वन्य प्राणी संस्थान भी है। ओके, नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र कहाँ है? लखनऊ है। पारिस्थितिकीय विज्ञान का केंद्र कौन सा है? बेंगलुरु है। लखनऊ का दिए बेंगलुरु है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, गलत ये होगा। ओके, विश्व किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठे करने के लिए वैश्विक वायुमंडलीय चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? यानी चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया, तो किसके लिए चौकसी स्टेशन? ग्लोबल वार्मिंग जो होती है ना, उसको देखते रहना है। तो ये स्टेशन के चौकसी तापमानों पर आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडलीय चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं की गई, ये बताना है आपको। तो कहाँ नहीं किया गया है? 84 का 3D में, भारत में नहीं है। ठीक है, भारत में नहीं है। नीलगिरी आपका 1986 में जैवमंडल घोषित किया गया। नीलगिरी जो आपका ये है 1986 में जैवमंडल घोषित किया गया। जैवमंडल का स्थान 1986 में घोषित किया गया है। फिर नंदा देवी जो है जैवमंडल, वह 1988 में नंदा देवी, ओके, नंदा देवी 1988 में, इसको आप ट्रिक से याद रखिए। दोनों में दादा है, यानी द रिपीट किया हुआ, इसमें भी रिपीट किया हुआ। 88 जो है इसमें भी रिपीट किया हुआ 88, नंदा देवी। सुंदरवन जो है आपका घोषित किया गया था कब? तो सुंदरवन आपका घोषित किया गया था 1989 में। सुंदरवन 1989 में घोषित किया गया था, 1989 में। ओके, न कैसे लिखा रहा देख रहे हैं इससे, तो 9 के तरह 1989 में। ओके, 1989 में सुंदर वन, नंदा देवी 1988 में, नीलगिरी 1986 में, और कंचनजंगा 2000 में घोषित किया गया, जो एक मिक्स हेरिटेज भी घोषित किया गया 2000 में। ओके,
इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है? मीथेन तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, ओके, नाइट्रस ऑक्साइड भी है ही, नाइट्रोजन नहीं है। हरित गृह गैस नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राज्य का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावित हुआ? यानी कब प्रभावित हुआ? 21 मार्च 1994 को, 1994 को, ठीक है। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ। 21 मार्च 1994 को प्रभावित हुआ, यानी UNFCCC, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? कौन करेगा भाई? तो 0.7 डिग्री सेल्सियस प्रदर्शित करेगा। फिर से सुनिए, कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? यानी पिछले साल का औसत तापमान कितना वृद्धि हुआ? 0.7 डिग्री सेल्सियस, ओके, 0.7 डिग्री सेल्सियस। एक पेरिस समझौता में घोषणा किया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ने नहीं देना है, ओके। तो इस प्रकार आपका इकोलॉजी का चैप्टर खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ओके दोस्तों, थैंक यू।